हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। सो आज हम देखेंगे सीआरपीएफ की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 10 हो रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें। इससे पहले हमारे 9 कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो इस सेट को देख रहा है इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो उससे पहले वाले भी अपने अच्छी तरीके से उनको देखकर उनको कंप्लीट कर ले। ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन दिया है पहले वाला हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन दिया हमें प्रश्न करके एंड इसमें क्वेश्चन दिए हमें। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है इसमें कि 1:20 तो दिया है 5 रेशियो में क्या होगा, इसमें बताना है। ऑप्शन दिए इसके लिए, ए दिया हमारा, इसमें दिए 25, बी 30, सी वाला दिया है 40 एंड डी वाला दिया है 100। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट दिया है इसमें अगला क्वेश्चन है ए बी सी रेशियो एम एन ओ दिया है। इसके रेशियो में सी ए बी का रेशियो क्या होगा, इसका मान लगाना है। उसमें ऑप्शन दिए हमें। 1 वाला दिया है एम ओ एन, बी वाला दिया है एन ओ एन, सी वाला दिया है ओ एम एन एंड डी वाला दिया है इसमें एन एम। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सबसे पहले 1 का रेशियो दे रहा है 20, तो 5 का रेशियो क्या होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/20 इक्वल टू 5/x, यानी कि x का हमें मान निकालना है इसमें। तो एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि हमने ऐसे किया तो कितने आ रहे इसमें। x को इधर किया एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20/100, यानी कि x का मान होगा वो कितना होगा हमारा इसमें 100। एक तो ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख लेंगे इसको। एंड सेकंड देखेंगे इसको कि 1 से ये कितना हो रहा है इंटू 20, यानी कि 20 का गुणा होने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है उसको भी देखेंगे तो 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैक्सिमम इसी तरीके से होते हैं, बट ये हो गया ऐसे, बट ऐसे ही होते हैं। जो ये वाली ट्रिक है इस तरीके से। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे हमें, सो हम इसको मतलब ऐसे फॉलो कर रहे थे उनको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी का अनुपात दिया है हमें एम एन ओ, तो सी ए बी यानी कि सी ए बी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि हम ए बी सी का अनुपात दिया है हमें, इसका ये, यानी इसको ऐसे मत देखो, इसको देखेंगे कि हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया कि ए बी सी अपॉन एम एन ओ एंड सी ए बी का अनुपात क्या होगा। तो इसको देखा, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, 1 से इसको प्लस करके, ए से 13 पे ये होता है यानी +12 करके चले जाएंगे, या फिर इसको ऐसे देख लेंगे कि सी ये आ रहा है तो इसका ये ओ आएगा आगे, और ए फिर आ रहा है तो ये आएगा यहाँ पर, एंड जो बीच वाला है वो लास्ट में दिया है, बीच वाला लास्ट में, यानी कि ओ एम एन ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका। या तो इसको ऐसे कर लेंगे या फिर इसको 12 ऐड करते हुए कर लेंगे। ठीक है। सो बेटर रहेगा इसी तरीके से देखें इसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि रेशियो करके दिया है कि जल के रेशियो में क्या आएगा, भूख के रेशियो में भोजन दिया है, यानी कि भोजन का संबंध जिस प्रकार भूख से है तो जल का संबंध किससे होगा। नंबर 1 कपड़ा, कपड़े से तो होगा नहीं। नंबर 1 और बी दिया है हमारा दूध से भी नहीं होगा जल का संबंध। थर्ड दिया है सी पर प्यास, यानी कि जल का संबंध किससे है, प्यास से है। और पे मतलब होता है पीने, मतलब पीने योग, पोर्टेबल क्या होता है ये पीने योग, पेयजल। पे होता है यानी पीने योग है, पीने योग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जल का संबंध किससे हो जाएगा हमारा इसमें प्यास से। सो नेक्स्ट दिया है कि निम्न का साध्य क्रम क्या होगा।
फर्नीचर, जंगल या वन, थर्ड पे दिया लकड़ी, फोर्थ पे दिया वृक्ष। तो सबसे पहले क्या होता है जंगल यानी कि 2, फिर उसके बाद क्या होता है उसमें वृक्ष होता है, फिर क्या होती है उसमें लकड़ी वृक्ष की, और फिर वो क्या होती है फर्नीचर में चेंज हो जाती है आपकी। तो इसका क्रम क्या होगा 2 4 3 1 यानी कि जंगल, फिर वृक्ष, फिर लकड़ी, फिर फर्नीचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दी गई श्रृंखला को कौन सा समूह पूरा करेगा। ये क्वेश्चन एकदम कॉमन है, मतलब हर एक साइड में इसको दे रहा है वो। तो इसमें दिया है कि इसको पहले सब ऑप्शन देखेंगे ए वाला, इसने अरेंज किया ए सी बी बी, बन रहा है क्या बी ए सी बी सी बी बी, यानी कि इससे नहीं बन रहा है। अच्छा इसका क्रम नहीं बन रहा है तो इसको हटाओ। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे इसमें बी सी ए, बी ए बी सी बी ए दे रहा है, बी ए डी ए, यानी कि इससे भी नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे इसमें कि सी ए बी बी, बी ए सी सी बी ए बी बी ए डी बी दे रहा है, यहाँ तो बी ए यार, बी ए सी सी बी ए बी बी, यानी कि बन रहा है इससे। नेक्स्ट को भी देखेंगे इसमें करके इससे क्या बन रहा है। नेक्स्ट में बी ए सी सी बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, यानी कि इससे सही बन रहा है, 4 का बन रहा है। नेक्स्ट 4, यानी कि इससे इसकी श्रृंखला पूरी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें निम्नलिखित संख्या क्रम में से कितने 3 हैं, ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद में विषम संख्या तथा पहले सम संख्या है। यानी कि बाद में तो इसके कोई संख्या है इसके बाद में तो ऑड वैल्यू और पहले इवन। तो ऐसे देखेंगे पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद, एक तो ये हो गया पहले सम बाद में विषम। आगे देखेंगे पहले सम बाद में विषम और पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम और ये विषम विषम। ऐसे कितने 3 है, बस 3 बताने हैं हमें, 3 के बारे में देखना है। तो 3 की पहले दिया है पहले सम बाद में विषम, पहले सम बाद में विषम, यानी एक तो ये दिया है और एक ये दिया है, इसमें ओनली 2, यानी कि 2 ऐसे 3 है इसमें जिसके पहले तो सम दिया है उसके बाद में विषम दिया है, तो हम बता देंगे 2। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, एक कोई सीधे ऐसे दिया है कि 9 और 22 और 9 से क्या बन रहा है 31, यानी कि क्या कर रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 31, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 34, तो 24 10 34, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 22। तो यहाँ पर क्या आएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह की जब दिए होंगे हम क्वेश्चन तो या तो फिर इसे मतलब कॉलम से देखेंगे या फिर रो से देखेंगे, ऐसे ऐड करके एंड मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इस तरह के क्वेश्चंस बनती हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए या तो इसको कॉलम को देखना होगा पहले या फिर उसके हाँ ऐसे ही करेंगे, कॉलम को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है किंतु अमित से गरीब है। किशोर अमित से अधिक धनवान है, सबसे निर्धन कौन है, यानी कि सबसे गरीब कौन है। सबसे पहले देखेंगे रमेश सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है, यानी कि रमेश को बड़ा करेंगे, ये रमेश है और जो सुरेश की अपेक्षा अधिक धनवान है, यानी कि सुरेश की जो होगा वो क्या होगा थोड़ा नीचे सुरेश। अब देखा कि इसमें किंतु अमित से गरीब है, यानी कि रमेश है वो किससे अमित से गरीब है, तो अमित किससे इससे भी बड़ा होगा, यानी कि अमित। किशोर अमित से अधिक धनवान है, यानी कि किशोर होगा वो अमित से भी ज्यादा होगा, किशोर यहाँ पर है वो अमित से भी अधिक धनवान है। तो सबसे गरीब सबसे निर्धन कौन है इसमें, सुरेश। सुरेश
मतलब सबसे गरीब। और सबसे अधिक पैसे वाला कौन है? किशोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, और ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो उन कलाकारों को दर्शाता है जो ना तो भारतीय हैं और ना ही गायक हैं। यानी कि उसको बताना है जो ना तो भारतीय हो और ना ही गायक हो। तो हम देखेंगे इसमें कि सेपरेट सबसे पहले देखेंगे। सेपरेट क्या है? भारतीय। एक तो सेपरेट भारतीय है, एक सेपरेट ये जो 7 हैं जो कि हम जो गायक हैं, एक सेपरेट 3 है जो कि अकेला कौन है? कलाकार। अब हमें बताना क्या है इसमें कि वो बताने हैं जो कि ना तो भारतीय हैं ना ही गायक हैं, और जो दो जो कॉमन है वो तो भारतीय भी हैं वो कलाकार भी हैं, तो ये तो इसी में आएंगे। बट हमें पूछा क्या है? जो ओनली कलाकार है। तो ये 3 जो लोग हैं वो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 3 लोग इसमें। केवल जो कलाकार है वो ना तो भारतीय है ना ही गायक है। इसी के साथ हमारा जो रीडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब इसमें मैथ से क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन दिया है इसमें सबसे पहले वाला। मैथ से क्वेश्चन दिया हमें पहले वाला कि एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तक 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो शेष काम को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि ए और बी सी यानी कि कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन 12 दिन और 15 दिन कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम लेके कितना आ गया? 16। यानी कि ये टोटल कार्य हो गया। अब देखिए क्षमता, ए की क्षमता कितनी हो गई इसमें? ए की हो गई 6, बी की हो गई 5 और सी की हो गई 4 हो गई। तो अब क्या है? ए और बी मिलकर काम शुरू करें और 4 दिन काम करके छोड़ दें, यानी टोटल कार्य कितना है उनका? 60। और कितना हो रहा है इसमें? 6 5 11 15 का। तो ए और बी मिलकर कितने? 4 दिन काम करते हैं। 4 दिन काम कर रहे हैं ए बी मिलकर। और जहां पर है जो ए बी है वो क्या कर रहा है? केवल सी का निकालना है इसमें। सी का तो ए बी का कितना हो गया था? 4। तो ए बी तीनों का कितना कर दिया है हमें? जो क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी दी है हमें 6 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 6 5 11 4 15। यानी कि ये क्षमता हुई इन दोनों इसकी एबीसीडी में। और टोटल कार कितना दिया है? 60 दिया है हमें कार टोटल, और हमें लिखाना किसका है? सी का। तो कार्य बराबर क्या होता है? P बराबर W अपॉन T होता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि शक्ति इनटू समय। जब कार्य हमें किसमें इसमें लिखाना क्या? इसका टाइम लिखाना है, सॉरी टाइम के लिए क्या हो जाएगा? T बराबर W अपॉन P ये हो जाएगा। यानी कि T निकालना है हमें, और टोटल कार्य कितना दिया है हमें? 60। और जो क्षमता कितनी हो रही है? टोटल 15 से इसको डिवाइडेड किया कितने? 4 दिन। यानी कि ए सी अकेला भी उसको कितने दिनों में कर लेगा? 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा जो कार्य बचा हुआ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट लेने के बाद उसे 540 में खरीद लिया, तो दी गई छूट की दर क्या है? यानी कि छूट बतानी है हमें। यानी कि उससे अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट दी, तो उसे कितने? 504 मिल, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया? 540। एमआरपी पे उसने कितने? 104 रुपए की तो छूट दी, यानी कि 540 तो ये पैसे होंगे इसमें। सीपी प्लस जो छूट दी वो एमआरपी में जुड़ेगी, तो 104 को इसमें ऐड किया तो कितने आगे निकल के? 10 की 0 और 5 तो 6, यानी कि 650 रुपए हो गए उसकी एमआरपी, और सीपी उसका कितना हो गया? 540 छूट देने के बाद। तो उसको छूट बतानी है कि छूट बराबर क्या होगा हमारा कि 650 माइनस के 540 बट्टे 650 इंटू 100। इसमें से घटाया कितना? 104।
650 इंटू 100, ठीक है। इसको देखा तो हमने 0 से 0 को काट दिया, इसमें 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 13 से इसको काटा तो कितने 13 7 91, 13 8 104, यानी कि जो छूट है वो कितने आगे निकल के 8 दूनी 16%, यानी कि उसे छूट दी गई है तो वो कितनी दी गई है 16%, यानी डिस्काउंट उसका कितना हो गया 16%। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे कि उसमें जो सीपी दे रहा है उसे इतने की जो वस्तु मिल गई तो उसके लिए सीपी हो गया, वो सीपी हो गया, और जो खरीद रहा है और 104 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो वो किस पे दे रहा होगा एमआरपी पर, तो इसकी एमआरपी के लिए जो सीपी है उसमें जो छूट दे रहा है उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल उसका एमआरपी हो गया अंकित मूल्य, और जो सीपी हो गया इसमें से इन दोनों को हटा के छूट वाला फॉर्मूला लगा के हमारी छूट कितनी आ गई इसमें निकल के 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि सीपीएसपी का अनुपात दे रहा है हमें 25 अनुपात 26, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इस पे यहीं पर देख लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना, एसपी कितना है 26, सीपी कितना है 25, बट्टे 25 इंटू 100, 25 चौक 100 और ये कितना बचा 1, यानी कि लाभ बराबर कितना हो गया इसका 4%। इसकी जो प्रॉफिट होगा वो से कितना होगा 4% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें कि यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें 2:1 दिया है, यदि उनका गुणनफल 1800 है तो वो बड़ी, तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि दो संख्या, माना संख्या x है, माना संख्या x है और इनका अनुपात कितना दिया है तो हमें इसमें 2:1 दिया है तो क्या आएगा 2x अनुपात x। इनका गुणनफल दे रहा है हमें कितना 1800 रुपए, गुणा किया हमने 2x इंटू एक्स इक्वल टू 1800, तो कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1800, तो 2 से इसको काटा 2 नम 18 है 900, और x का जो रूट में 900 हो गया है, कितना बचा इसमें x जो रूट से बाहर आया तो 30, यानी कि x बराबर कितने आगे निकल के 30। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये इसको करेंगे 30 से इंटू तो कितना है 60, और ये वाली हो जाएगी हमारी 30, यानी बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या 60 और छोटी 30, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड 72 सेकंड और 120 सेकंड मतलब 20 सेकंड में जलती हैं। यदि वे 10:56 पे एक साथ जली हो तो वो फिर दोबारा से एक साथ कब जलेंगी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सेकंड दिए हमें 24 सेकंड 72 सेकंड और 120 सेकंड, इसका क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका निकल के। एलसीएम के लिए एक ट्रिक बताता हूं, इसको ऐसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, यानी कि 8 3 24, इसको क्या लिख सकते हैं 8 9 72, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, यानी कि 2 चौक मतलब 2 का क्यूब 8 और इसको 3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 72, और इसको क्या लिख सकते हैं 120 को, इसको लिख सकते हैं, यानी कि 120 को लिखेंगे हम 60 इंटू 2 और 60 को क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी कि 1 2 3, इसको लिखेंगे हम 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 8 8 5 40 और 40 दिया 120। तो अब देखेंगे इसमें एलसीएम के लिए हम सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू वाली वैल्यू होंगी, जो 2 की मैक्सिमम पावर कितने दी है 3, तो ये सभी के आगे हमारी 3, 2 की पावर 1 3 निकल के आ गई इंटू 3 कितने बार दिया है मैक्सिमम 3 स्क्वायर बार यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर आ गया इंटू, और 5 कितना दिया मैक्सिमम 5 की केवल एक ही दी है वैल्यू, इसकी 1 दी, अगर 2 दी होती तो उसको लेते खाली, इंटू 5 आ गया। इन सभी का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 9 और 5, यानी कि 8 5 40 और 4 9 36 360, इसका क्या आगे निकल के एलसीएम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 360 सेकंड बाद वो दोबारा से जलेंगी, तो इसको सेकंड जब हमें 10:56 पर वो एक साथ जल रही है तो हमें बताना है 360 सेकंड में कितनी मिनट होती है, मिनट जिसमें सेकंड दिए मिनट में निकालने के लिए इसको मतलब 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट होती है,
तो जिससे डिवाइड किया तो हमने कितना आ गया 6 बार, यानी कि 6 मिनट बाद में फिर एक साथ जलेंगी। तो इसमें करेंगे कि 10:56 पर वो एक साथ जल रही थी, प्लस 6 मिनट इसमें ऐड की, तो कितना हो गया, ये 60 से ऊपर निकल रहा है। तो यानी कि 11:02 तक, 11:02 पर वो फिर क्या है, एक साथ जलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक लड़का किसी काम का 1/6 भाग 7 दिन में कर सकता है, तो वो उसी काम का मतलब 0.5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि 1/6 भाग को वो 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो यानी कि उसके एक भाग को वो कितने दिनों में पूरा करेगा। 7 × 6 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना 7×6 42, यानी कि 42 दिनों में। अब इसी का आधा कर दो, यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 जो भाग है उसके लिए क्या करेगा वो 42 × 0.5 करेंगे इसको ऐसे। तो इसको किया तो 0 से, तो 0 नीचे आ गई, 5 इसको काटा, 5 × 10, 2 से इसको काटा तो 21, यानी कि 0.5 भाग को वह कितने दिनों पूरा करेगा, 21 दिनों। ठीक है, तो समझ में आया। यानी 1/6 भाग को 7 दिन में कर रहा है, तो अकेले एक भाग को कितने दिनों करेगा, 6 से इसका इंटू करेंगे यहाँ पर 42 दिनों में। और जो एक भाग को 42 में कर रहा है, तो आधे भाग को वो कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि सीपी बराबर एसपी का 80% है। परसेंट हटाया नीचे 100 जाएगा नीचे, 0 से 0 काटा, 2 चौक 8, 2 पंच 10, यानी कि सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या आएगा निकल के 4/5, यानी कि कितना बढ़ रहा है 4 से 5, यानी 1 रुपए। यानी कि लाभ लगाना है, लाभ बराबर 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 4 रुपए पे सीपी पे, और इंटू 100, जो इसका परसेंट होगा वो क्या आएगा निकल के 25%। यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% तब होगा, तो उसको लाभ परसेंट कितना होगा 25%। ठीक है, समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 4:6, C अनुपात D बराबर 1:2। तो A अनुपात D लिखाना है इसमें। तो सबसे पहले लिखा हमने A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, D तक ही दिया है। तो A B कितना दिया है 3:5 पहले, फिर हमें दिया है B अनुपात C कितना दिया है 4:6, और C अनुपात D कितना दिया है 1:2। इससे पहले C संख्या को रिपीट कर लेंगे, इससे पहले यही कर लेंगे, इसके बाद वाली इसको रिपीट करेंगे 5 को, इसके बाद 5, और इसके बाद में 6 को रिपीट करेंगे। ठीक है, इन सब का तब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा आया 5 × 30 दूनी 120, 30 दूनी 60, अनुपात 6 पहिया 30, इसका आया 5 चौक 20, इसका आया 4 तिये 12। इसको 2 से डिवाइड, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक 12, 2 ढाई 20, ये 15 बार और ये 30 बार। फिर इसको काटा हमने 3 से, नहीं 3 से फिर नहीं कटेगा ये, तो इसका अनुपात क्या आगे निकल के 6:10:15:30। तो हमें क्या पूछा है A अनुपात D, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A अनुपात D क्या आएगा निकल के हमारे इसमें 6:30। ठीक है, A अनुपात D पूछा, इसमें A अनुपात D निकल गया हमारे 6:30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार A से B तक 35 किलोमीटर आवर से जाकर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। यानी कि इसका जो औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला है, कितने से जा रही है 35 से जा रही है, 40 से लौट के आ रही है, तो 2v1 × v2/v1 + v2। v1 तो पहली चाल हो गई है की, और v2 क्या है b की, मतलब वापस आ रही है उसकी। तो v1 दिया है हमें 35 किलोमीटर पर आवर, और v2 कितने दिए 40, और ये कितना दिया है v1 35 + 40,
ऐड किया इसको तो 40 दूनी 80 इंटू 4 35, इसको ऐड किया कितना हो गया ये 75। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 तो 5 5 पचम 25, 5 7 35। अब इसको काटेंगे 5 दिए 15, 5 एकम 5 55 40, 5 एकम 5 5 36 16 आ गई, यानी कि 13 गुणा 16 गुणा 7 इंटू अपॉन 3, 7 6 42 की 2 8 की 4 7 एकम 7 और 11 112/3। इसको काटा तो कितना आ गया 3 3 9 और 2 बचे 22 हो गई, जो 3 18 7 21 37.1 बचा 3 3 9 यानी कि 37.33 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी औसत चाल वो कितनी होगी 37.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x का 10% बराबर है y का 4% के, तो x का 25% किसके बराबर होगा। सबसे पहले देखेंगे x का 10% है, परसेंट हटाया तो नीचे 100, वो किसके बराबर है y के 4% के, परसेंट आया नीचे 100, 0 से 0 तो कितना आ गया निकल के x बराबर 4/10 यानी कि 2 दूनी 4 2 10 2/5। अब हमें दे रहा है कि x का 25%, इसका x का 25% यानी कि x का 25% किसके बराबर होगा। x का मान कितना दिया है हमें 2y/5, x का मान दिया है हमें 2y/5, इसका 25% निकालना है, इंटू 25/100 किसके बराबर होगा। 0 से 25 चौक 100 हो गया, ये 4 आ गया और 4 पहिया नहीं सॉरी, इसे 25% पूछा है तो 125/100, इसको काटा तो ये कितना हो गया इसमें 55, इसको 2 से काट लो, इसको 2 से काटा तो 50, 25 चौक 25 पहिया 125 और 25 चौक 25 दूनी 50, 2 से हो गया 5 दूनी 10, यानी ये कितना हो गया इसके 5 दूनी 10, इसमें मतलब 0.5, यानी कि x का 25% जो निकलेगा 2y/5, x का मान 2y/5 आ गया, इसका 25% निकालना है, 25 चौक 100 और 4 2 दूनी 4 1/10 बाई 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/10 फ्रैक्शन किसकी होती है, यानी कि 100 की। 100 का किसको 1/10 को क्या लिखते हैं अपन, 100 की फ्रैक्शन कितनी लिखते हैं 1, और 10% की क्या लिख सकते हैं अपन 10/100 = 0 हटाया तो 1/10, तो 1/10 फ्रैक्शन किसकी होती है 10% की होती है, तो जो 1/10 किसके इक्वल हो गया 10% के, यानी कि x का 25% किसके बराबर है 10%, y के 10% के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि पहले अपन ने x का मान निकाला, x का 10% y के 4% के बराबर निकाल दिया, तो x का कितना आगे निकल के 2y/5। अब पूछ रहा है x का 25% निकालना है, x का 25% निकाला तो x का मान तो हमें ये दिया है 2y/5, एंड x का 25% निकालेंगे तो ये निकाल के इसके बाद कितना आ गया 1/10 बाई, और 1/10 किसकी फ्रैक्शन होती है 10% की, 10% की 1/10 फ्रैक्शन, तो 10% हो गया, 1/10 को क्या लिख लिया 10%, यानी कि x का 25% किसके बराबर है x के 10%, वो y के 10% के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक राशि 5984 रुपए से 6 वर्षों में 8976 रुपए हो जाती है, तो उसकी वार्षिक दर बतानी है। यानी कि राशि कितनी मिश्र धन हमें राशि दे रहा है, वो मूलधन तो दिया है हमें 5984 और मिश्र धन कितना दिया है, उसमें कितनी हो रही है टोटल 8976, यानी कि कितनी बढ़ गई वो 6 में से 4 गई तो कितने बचे 2, और 17 में से कितनी 8 तो बचे 9, और 17 में से 7 गए तो कितने बचे, नहीं हाँ 17 में से 8 गए तो बचे 9, अब 9 में से 10 गए तो कितने बचे
19 में से 10 गए तो 9, फिर एक बचा यहाँ पर 6 2, यानी कि 2992 रुपये। 2992 जो क्या होगा इसका ब्याज। अब दर पूछ रहा है, दर के लिए फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर लगाते थे हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आर बराबर क्या निकलेगा इसमें से, ब्याज इंटू 100 अपॉन P इंटू टी जाएगा। इसमें लिखेंगे कि आर बराबर, हमें कितना हो गया हमारा ब्याज, इसमें हो गया 2992 रुपये इंटू और 100, मूलधन कितना दिया हमें 5984 रुपये, और समय कितना दिया 6 वर्ष। अब इसके लिए आर का निकाल देंगे मान, तो आर कितना आ जाएगा निकल के, इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, इसको काटा 2 5 10 0, इसको काटेंगे फिर हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितना हो गया 25, 2 से इसको काटा, इससे ये कट गई सेम 2992 2992 ये है, ये कट गई, तो कितना आगे निकल के 25/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 24, यानी 8 सही 1/3%, जो उसकी रेट होगी वो कितनी होगी 8 सही, दर होगी वो निकल के आ गई 8 सही 1/3%, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी कर चुके हैं और इसमें भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल से करता है, मतलब उसको रेल से पूरी करता है, और 7/20 भाग बस से, और शेष 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर। तो उसकी कुल यात्रा की कुल जो दूरी होगी वो बतानी है, यानी कि टोटल जो कुल यात्रा हमने माना, कुल यात्रा की दूरी x, तो 3/5 भाग, 3/5 भाग को किससे कर रहा है, रेल से, यानी कि इसमें भी x से दूरी है, प्लस 7/20 भाग को बस से कर रहा है उसे, और जो बच रही है 6.5 किलोमीटर उसे पैदल चल के कर रहा है, तो इसके जो बराबर हो जाएगी, और इस वाली दूरी को कुल दूरी में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसका निकल के आ जाएगा हमारा जो टोटल दूरी होगी वो x का मान। इसको देखा कि x माइनस, जब इसमें 20 तो एलसीएम आ गया, 20 एलसीएम आ गया, तो इसमें क्या देखेंगे कि 5 और 20 4 12, 12x ये हो गया, प्लस 7x ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया इंटू 6.5, इसको आगे देखेंगे कि x माइनस, और ये कितने हुए 19x/20 इक्वल टू 6.5, इसको देखा तो 20 एलसीएम फिर आ गया, तो कितना होगा 20x माइनस के 19x बराबर 6.5, और जो 20x में से 19x गए तो कितने बचे 1x, तो 6.5 और ये इधर चला गया इंटू 20, कौन घटाया तो नीचे 0, 0 से 0 काट दी, तो x बराबर कितने 65 दूनी कितने होते हैं 130, यानी कि यात्रा की जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी 130 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने पूरी यात्रा की दूरी है वो x मानी, और उसने इतनी दूरी तय कर ली है तो उसको ऐड किया, उसमें से घटा दी, और कितने जो बची है वो कितनी बची है 6.5 किलोमीटर, तो इसके बराबर कर दी इसको। इसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद जो x का मान निकल के आ गया, यानी कि उसकी कुल दूरी निकल के आई वो आ गई 130 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो मैथ का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% को कुल वैध मतों में 60% मत प्राप्त हुए, कुल मतों को 15% अवैध घोषित कर दिया गया, यदि मतों की कुल संख्या 5 लाख है, तो उस प्रत्याशी के लिए डाले गए मतों की संख्या याद कीजिए, यानी टोटल मत कितने हैं 5 है, 5 लाख, 5 लाख टोटल मत हो गए, इसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 100% में से 15% कितने हैं वेस्टेड चले गए, तो कितने बचे 85% बट 100, एंड 60% उसको मत प्राप्त हुए, 100 में से 60% प्राप्त हुए, सभी का इंटू करेंगे तो कितना आया निकल के 204, तो जो कट गई। इसके बाद इसको करेंगे तो गुणा कराएंगे 85 गुणा 60 कितना आ गया 00
6 पे 30 की 0 3 और 6 8 छंग 48 और 3 5100 इंटू 50 करेंगे, इंटू 50 करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 5 और 25 लाख, यानी कि जो प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले? 2,55,000 वोट, यानी कि उसको कितने मत प्राप्त हुए? प्राप्त मत 2,55,000 वोट उसे को मिल गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा मैथ का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब जो जीएस एंड उसका हिंदी का बचा हुआ है उसको हम इस सर आके उसको सॉल्व कराएंगे। तो उसको देखो। हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है अभी, उसका मैथ वाला रीजनिंग वाला पोर्शन हो चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएस वाला पोर्शन, और उसके साथ वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत जरूरी है। क्योंकि महापुरुष विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक चलो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उनके नियमों को तो मानना पड़ेगा। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है इसमें कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के 1526 में। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीता था? बाबर। ये बाबर के 4 लगातार युद्ध हुए थे, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। ये लगातार युद्ध बाबर ने जीते थे। इसके बाद 1528 तक 29 तक 4 लगातार युद्ध जीतने के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1530 में 4 लगातार युद्ध जीते थे। यह पानी प्रथम युद्ध था, ये प्रथम फर्स्ट नंबर का। दूसरा था, यह पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, दूसरा कौन सा था? खानवा का युद्ध। दूसरा खानवा का था, खानवा का। और तीसरा चंदेरी का था, और चौथा था घाघरा का। यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन से युद्ध हैं जिनमें बाबर ने लगातार जीत हासिल की थी। तो लगातार ये 4 युद्ध थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। यह किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1526 में, और यह 1527 में हुआ दूसरा, 1527 में, यह 1528 में, और यह 1529 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यह दूसरा बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऐसे ही कुछ अफगानों के साथ हुआ था। तो इस प्रकार ये पानीपत का प्रथम युद्ध। और दूसरा का हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। दूसरा पूछे तो 1556 में। देखो, एक ही तरीका पढ़ने का याद रखो हमेशा। कोई भी एक क्वेश्चन हो, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा किस किस के बीच में हुआ, तो ये चीज तो हमने पढ़ी थी, ये तो ऑप्शन में दी ये पढ़ी। लेकिन पानीपत और बाबर, मेन कौन था? बाबर। तो बाबर के बारे में जितनी जानकारी थी वो सब ये है। अब इससे क्वेश्चन कोई भी बाबर के बारे में पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाबर प्रथम मुगल शासक था। प्रथम मुगल शासक था बाबर, प्रथम मुगल शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लगातार 4 युद्ध जीते, चारों ये दिए हैं। पहला था पानीपत का, दूसरा खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। सन भी लिखी है, पहला 1526 में, दूसरा हुआ 1527 में, 28 में, 29 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। ये किसके बीच में हुआ? पानीपत यह हुआ बाबर के बाद आए हुमायूं के बाद आए ये अकबर। तो अकबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था ये। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये जितना था बाबर के बारे में और वैसे बेसिक नॉलेज, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, कहीं से भी पूछ ले।
ठीक है, स्टडी का हमेशा यही रूल रखो, क्वेश्चन एक हो लेकिन उससे क्वेश्चन अपन बनाओ, खुद स्वयं से क्वेश्चन बनाओ, कितने बन सकते हो उतने, उससे वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, उससे कहीं से क्वेश्चन आ जाए सब बनेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। 1885 में थी, एक अंग्रेज था ए.ओ. हुम, तो ए.ओ. हुम ने ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ए.ओ. हुम ने स्थापना की थी। इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ऐसे पूछे स्थापना ए.ओ. हुम ने की 1885 में। तो ये क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यहां से बनेगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला इसमें दिया है, कौन सी खाड़ी भारत के दक्षिण में है? तो कौन सी खाड़ी भारत के दक्षिणी खाड़ी पूछी है? तो दक्षिणी खाड़ी, जैसे कि मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं बेसिक लेवल से, उसके पार्ट फर्स्ट या सेकंड में दिया है, मैंने मैप समझाया, उसके नीचे कौन सी पाक जल संधि है। देखो दक्षिण ऐसे होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो दक्षिण कौन सा है? ये वाला पार्ट। तो यहाँ क्या आता है? नीचे तमिलनाडु, केरल, इधर केरल, इधर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और केरल, ठीक है, उधर से नीचे जुड़ा है क्या? श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच में दो खाड़ी पड़ती हैं, वही तो दक्षिण बिंदु होगा बिल्कुल। तो दो, एक मन्नार की खाड़ी, एक पाक जलम, ठीक है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि थोड़े बगल से है और मेन है मन्नार की खाड़ी। तो क्वेश्चन अगला पूछा था, भारत के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो वीडियो देख लेना, उससे सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के वितरण को क्या कहा जाता है? जो सरकारी नियंत्रण की वस्तुएं, दुकानें होती हैं सरकारी नियंत्रण की, सरकारी नियंत्रण, तो सरकारी नियंत्रण की जो दुकानें होती हैं उनसे सामान का वितरण किया जाता है, सामान को बांटा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है। अंतर्गत दुकानों के उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण को क्या कहा जाता है? तो वितरण माने बांटने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली। तो क्वेश्चन ने पूछा, सार्वजनिक नियंत्रण दुकानें होती हैं, उनमें उचित मूल्यों की जो सामग्री होती है वितरण करने के लिए, क्योंकि वितरण क्या चीज होती है? सरकारी चीज है, तो वितरण सार्वजनिक सभी जगहों पर होगी, तो वह वितरण प्रणाली होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति एक है, तो एक देश का ही नागरिक रहेगी, उसकी सिटीजनशिप एक ही देश की रहेगी, वह देश दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन यही पूछा है, एक नागरिक एक ही देश का नागरिक रहेगा, एक व्यक्ति है दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता, उसकी सिटीजनशिप एक ही देश की रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें मौर्य वंश के थे, गुप्त वंश के हर्षवर्धन। ठीक है, गुप्त वंश के थे। तो इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री, एक चीनी यात्री फायान आया था, वो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, चीनी यात्री फायान आया था किसके में? चंद्रगुप्त प्रथम के में। और हर्षवर्धन में कौन आया था? हैंगशांग। तो हैंगशांग किसके में आया था? हैंगशांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका, हा से हर्ष, हा से हैंग, तो इस प्रकार से आप याद कर लोगे। ठीक है, और भी है तो आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सब बेसिक से पढ़ लेंगे, तो सब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है?
तो अभी ये फिलहाल में 1-2 ईयर पहले ही आई है। तो ये सड़क चतुर्भुज योजना का संबंध सड़क से है, परिवहन से। सड़क से इसका संबंध है, सड़क परिवहन से। इसके द्वारा क्या है, 4 मुख्य महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इस प्रकार ये 4 महादेशों को जोड़ा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना के तहत। इसकी लंबाई है 4680 किलोमीटर की लंबाई। ये NH-44। तो NH-44 क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा तहत ही जोड़ा गया था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 बड़े महानगरों को। ठीक है, उसमें NH-44, ये NH-3 सबसे बड़ा, पहले NH-7 था। तो NH-7 में NH-3, NH-2 सबको जोड़ के NH-44 बना दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा है, 4680 के समथिंग इसकी किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये 4 महानगरों को बनाया गया। तो ये किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारत अंतरिक्ष संगठन ने प्रथम उपग्रह कौन सा भेजा था? तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन के द्वारा पहला कौन सा उपग्रह भेजा गया था? तो पहला भेजा गया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहले भेजा गया था कब? 1975 में। तो क्वेश्चन ये पूछा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष संगठन के द्वारा प्रथम उपग्रह कौन सा भेजा गया था? आर्यभट्ट भेजा गया था, ये ऑप्शन तक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद कब भेजा गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को परोपकार आंदोलन में क्या कहा गया या क्या कहलाता है परोपकार? तो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का जन्म दूसरे देश में हुआ था, लेकिन ये भारत में आकर रहने लगी। इन्होंने कई योगदान दिए। ये शांति के क्षेत्र में नहीं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न भी दिया गया था। तो पहले दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में। 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया था इनको 1980 में, 1980 में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में, और नोबेल पुरस्कार 1979 में। ठीक है, तो मदर टेरेसा को क्वेश्चन ये पूछा है कि परोपकार आंदोलन क्या कहलाता है? तो परोपकार आंदोलन कहलाता है मिशनरी ऑफ बैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय, इसका मदर टेरेसा आपको आ जाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। नोबेल पुरस्कार इस सन में दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न इस सन में। ये इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट थे इसके बारे में, तो ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट जीएस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि जो वर्षा है के कारण नहीं हो रही है या मानसून नहीं बनते, किसके कारण? तो मानसून के बारे में पूछा, किसके कारण कमी आ रही है वर्षा में, किसके कारण कमी आ रही है मानसून में? तो इसका मुख्य कारण क्या है? वृक्ष कटाई, वृक्ष कटाई। तो वृक्ष कटाई के कारण मानसून नहीं बनते, क्योंकि मानसून बनते हैं हमेशा वृक्षों से। क्योंकि वृक्ष, जब जहां वृक्ष ज्यादा होंगे वहां ज्यादा हवा चलेगी। हवा चलेगी तो जो पानी अपने पृथ्वी पर भरा है ना, जैसे नदियों में, तालाबों में, तो धूप पड़ेगी, हवा चलेगी, तो उसका बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण होगा तो ये उड़ के बादलों में जाएगी। जब ये बादलों में जम जाती है ना, अभी गर्मी पड़ेगी तो गर्मी में ये बाष्पीकरण हो गए, पानी तालाबों से नदियों में ऊपर बादलों में जम जाएगा। बादलों में जम जाएगा। जब मानसून चलेंगे तो पेड़ों में हवा चलेगी, ज्यादा पेड़ा हुई हवा बनेगी। तो जैसे ये ऊपर की ओर हवा उठेगी, निम्न हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, तो हवा ऊपर चढ़ेगी तो ये बर्फ जमी जमाई है, ये पिघलेगी तो उसके कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जीएस वाला पोर्शन था। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। हिंदी का वही है। तो दोस्तों, जैसे कि अपने पिछली प्रैक्टिस सेटों में पढ़ा था, हिंदी वाला पोर्शन सेम वही है सब प्रैक्टिस सेटों में। 15-20 के समथिंग है प्रैक्टिस सेट, तो उसमें सब वही एक ही पैटर्न दिया है। पहले 1 वर्ड दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, मुहावरे दिए हैं,
और ऐसे ही सब कुछ दिया है। ग्राम व्याकरण से क्वेश्चन बहुत कम है, व्याकरण से दिए ही नहीं है, एक आध में दिया है, एक आध प्रैक्टिस सेट में संधि से दिया है, और कुछ तो दिया ही नहीं है। इतने अब 10वां चल रहा है तो 10 तक तो अभी नहीं मिले। ठीक है, तो इसमें पहले ही क्वेश्चन दिया है, इसमें एक पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें एक ऑब्लिक लगा है, उसमें एरर देखना है। तो सब सामान मेज में रख दो, सब सामान मेज में रख दो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या त्रुटि होगी, सब सामान मेज पर रख दो, तो मेज में रख दो, तो मेज में अंदर तो कोई जगह होती नहीं है, ड्रॉप वगैरह होते नहीं है, उनमें रख दो, तो मेज पर रख दो, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन मेज में रखने की जगह ये हो जाएगा। ठीक है, जो परिश्रम करता है उसी को सफलता आती है, जो परिश्रम करता है उसी को सफलता आती है। सफलता आती नहीं, सफलता मिलती है, क्योंकि परिश्रम खुद को करना पड़ता है और परिश्रम के बिना कुछ भी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो परिश्रम मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक दिए हैं। लज्जित व्यक्ति को मुख पर का भाव होता है। तो जो लज्जित व्यक्ति होता है, जो गलत काम करता है, समाज में उसकी निंदा होती है, तो उसके मुख पर क्या दिखाई देती है, हमेशा लज्जा, या लज्जित व्यक्ति लज्जा उसके मुंह पर दिखाई देती है। ठीक है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधी को क्या कहते हैं। मतलब क्वेश्चन ये पूछा, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को कहा जाता है डॉट डॉट क्या कहा जाता है, अपराधी। जो सामाजिक नियम होते हैं, जो अपने समाज में नियम बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ चलता है, उसे अपराधी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन समानार्थी दिया है, सिमिलर क्वेश्चन देखने। संसार, तो संसार का क्या हो जाए, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स विश्व। ठीक है, चंद्र, चंद्र का होता है सुधांशु, चंद्र का सिमिलर क्या होगा, सुधांशु समान, सुधांशु को भी चंद्रमा बोलते हैं। अब इसमें दिए अपोजिट, अपोजिट वर्ड देखने, अनुकूल का प्रतिकूल होगा। नेक्स्ट दिया है जय, जय क्या होती है, जीत, तो पराजय उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 2 क्वेश्चन दिए हैं, किसमें से 4 ऑब्जेक्ट वो दिए हैं ऑब्जेक्ट, उसमें से 3 सही है, 3 गलत है, 1 सही देखना है। तो अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, अनेक नहीं होगा, कई छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गलत है। अनेकों छात्र हिंदी नहीं जानते, तो कई छात्र हिंदी नहीं जानते, ये भी गलत। अनेक छात्रों को हिंदी नहीं जानती, तो ये तो गलत है ही, अनेक छात्रों को हिंदी नहीं जानती। ठीक है, लास्ट है अनेक छात्र हिंदी को नहीं जानते, हिंदी को नहीं जानते, हिंदी को सब जानते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, तो कई छात्र हिंदी नहीं जानते, ऑप्शन ये हो जाएगा। हमने खाना खा चुके हैं, तो हमने खाना खा चुके हैं, ये तो मीन्स गलत ही है। हमने खाना खा लिया, ये ऑप्शन सही है, हमने खाना खा लिया। उसके बाद हम खाना खा लिए हैं, तो ये गलत है। इसके बाद ऐसे ही दिया है, मुहावरे दिए हैं इसमें, आ बैल मुझे मार, तो परेशानी खुद गले लगाने या परेशानी को बुलाना, इसका आ बैल मुझे मार। ठीक है, बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना, इस प्रकार ये ऑप्शन हो जाएगा। ठनठन गोपाल, ठनठन गोपाल क्या होता है, पूर्ण रूप से कंगाल होना। ठनठन गोपाल मतलब कोई उसके पास कुछ नहीं बचना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ड दिया है, जिसके मन में कपट ना हो। जिसके मन में कपट नहीं होगा वो कौन होगा, निष्कपट, और जिसके मन में कपट होता है तो वो होता है कपटी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई दोष ना हो, जिसका कोई दोष ना हो तो निर्दोष। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सदैव रहने वाला शासक, सदैव रहने वाला हमेशा वो जीवित रहे। ठीक है, तो शासक होता है। तो इस प्रकार अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। तो दोस्तों आप देखते रहें इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये आने वाले जो ट्रेड का पेपर है कभी भी आ सकता है लॉकडाउन खुलने के दौरान। तो देखते रहे कंटिन्यू, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ क्लास बेसिक से भी चल रही हैं तो उनको भी देखते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मेहनत करते रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।